नमस्कार दोस्तों, EVOKIS की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। आज की पहली महत्वपूर्ण है राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित। इन दिनों आप अखबार की सुर्खियों में देख रहे होंगे, केरल विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो अब हम पॉलिटी सेक्शन से जुड़ा हुआ यह टॉपिक देखेंगे कि राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान में किस तरीके से उल्लेखित है। यह प्रक्रिया संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू की जा सकती है, यानी अगर किसी राज्य को नाम परिवर्तित करना है तो उसकी प्रक्रिया या तो संसद में या फिर उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा शुरू की जा सकती है। राज्य का नाम बदलने की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। इस आर्टिकल को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में यहाँ से बन सकता है या फिर स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राज्य का नाम बदलने की कार्यवाही संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। यह अनुच्छेद संसद को कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार देता है, यानी संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसे यह संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है। ये सभी स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब किसी राज्य का नाम बदला जाएगा संसद के द्वारा, तो उस नाम बदलने से संबंधित जो विधेयक होगा उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य होती है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है। फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसके विचार जानने के लिए भेजता है। तो जिस राज्य का नाम बदला जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, जब उसके पास नाम बदलने संबंधी सिफारिश आती है तो उस सिफारिश को उस राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है विधानमंडल के विचार जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर अपने विचार नाम बदलने से संबंधित दे सकता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ऐसे स्टेटमेंट बना के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है। राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्य का नाम बदलने से संबंधित जो विधेयक पास होता है वो साधारण बहुमत से पास होने पर संसद के द्वारा उस राज्य का नाम बदल दिया जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाता है और परिवर्तित नाम संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में दर्ज किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राज्यों के नाम बदलने से संबंधित जो प्रक्रिया है संविधान में। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। चूँकि इन दिनों ये अखबार की सुर्खियों में है तो अब आपके आगामी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड हम एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत में राज्यों के नाम में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, यह प्रक्रिया केवल राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू की जा सकती है। ऑप्शन बी है, यह कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत की जाती है। ऑप्शन सी है, इससे संबंधित विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसके विचार जानने के लिए भेजता है। तो सही कथन आपको बताना है राज्यों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में। तो पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू की जा सकती है। स्टेटमेंट गलत होगा। प्रक्रिया संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में से कहीं भी शुरू की जा सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है, अनुच्छेद 3(2) दिया गया है, हमने ऊपर देखा अनुच्छेद 3 के तहत संविधान में राज्य का नाम बदलने से संबंधित कार्यवाही होती है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि विशेष बहुमत नहीं साधारण बहुमत के द्वारा संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पर ऑप्शन डी ये सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यों के नाम बदलने से संबंधित जो विधेयक होता है उसको संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगली खबर है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी से संबंधित। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपका जवाब होना चाहिए श्रीनगर। इस तरीके से जब किसी शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी जाती है तो उसके अपने लाभ हैं, जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन क्षेत्र को वहाँ लाभ होता है, अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा और अधिक निवेश और वित्त पोषण मिलता है जब इस तरीके से वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा किसी शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। अब इसी से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? ऑप्शन सी, श्रीनगर। अगली खबर फ्रंट रनिंग से संबंधित है। यह इकोनॉमिक सेक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फ्रंट रनिंग से क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसे पढ़ेंगे। और ये अखबार की सुर्खियों में इन दिनों क्यों है?
हाल ही में देखा जा रहा है कि एक म्यूचुअल फंड प्रबंधक पर फ्रंट रनिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अब फ्रंट रनिंग क्या होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सेबी कहते हैं, सेबी के अनुसार फ्रंट रनिंग के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी के किसी बड़े ऑर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही उस ऑर्डर का पता करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर खरीदना या बेचना अथवा ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेना फ्रंट रनिंग के तहत शामिल होता है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल व्यक्ति जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले ही अधिक लाभ कमा लेता है। भारत में फ्रंट रनिंग गैर कानूनी है, इस बात को याद रखना। यह वित्तीय बाजारों में विश्वास को कमज़ोर करती है। इसके अलावा यह अन्य निवेशकों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जानकारी सार्वजनिक होने तक उसका फ़ायदा उठा लिया गया होता है। 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड म्यूचुअल फंड विनियम 1996 में संशोधन किया गया था। इसके जरिए फ्रंट रनिंग पर रोक लगाने वाले प्रावधान किए गए थे। तो फ्रंट रनिंग से संबंधित एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कोई जानकारी सार्वजनिक होने से पहले अगर उसका फ़ायदा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उठा लिया जाता है, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर खरीद या बेच लिए जाते हैं पहले ही जानकारी प्राप्त करके, तो वो फ्रंट रनिंग कहलाता है। भारत में ये गैर कानूनी है। अब वित्त बाजार के संदर्भ में फ्रंट रनिंग संदर्भित करता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रंट रनिंग से क्या मतलब है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियाँ खरीदना। ऑप्शन बी है कंपनी के किसी बड़े ऑर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही उस ऑर्डर का पता करके शेयर खरीदना या बेचना। ऑप्शन सी है बाजार में गिरावट के दौरान प्रतिभूतियों को बेचना। ऑप्शन डी है स्टॉक की कीमतों में हेर फेर करने के लिए नकली ट्रेडिंग खाते बनाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या है कि कंपनी के किसी ऑर्डर के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही उस ऑर्डर का पता करके उसके शेयर खरीदना और बेचना। अगली खबर है तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इस तरीके की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं। खासकर बिहार में भी हम अक्सर देखते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जहरीली शराब से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि आखिरकार शराब में ऐसा क्या मिला दिया जाता है जिसके पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से कई बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार जहरीली शराब पीने से मौत की जो वजह है वो मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल की मिलावट बताई जा रही है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। बिहार में जब हमने न्यूज़ देखा, कई बार जहरीले शराब पीने से लोगों की जो मृत्यु होती है उसमें अक्सर हम देखते हैं कि एथेनॉल जो अल्कोहल होता है उसके साथ में मेथेनॉल मिला दिया जाता है। और ये मेथेनॉल काफ़ी हानिकारक रसायन होता है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। मेथेनॉल की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है CH3OH। इसे वुड अल्कोहल या स्पिरिट भी कहा जाता है। इसे पारंपरिक रूप से लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिए। मेथेनॉल को क्या अन्य नाम से जानते हैं तो वुड अल्कोहल या स्पिरिट भी कहते हैं। कई बार साइंस सेगमेंट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसे पारंपरिक रूप से लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा उत्पादित किया जाता है। मेथेनॉल तैयार करने की आधुनिक विधि बायोमास या अन्य स्रोतों से प्राप्त सिंथेसिस गैस या सिन गैस पर आधारित है। सिंथेसिस गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। तो पारंपरिक तरीका है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथेनॉल को बनाना, और आधुनिक विधि क्या है कि बायोमास या अन्य स्रोतों से प्राप्त जो सिन गैस होती है उस पर आधारित होता है। और इस सिन गैस को याद रखिए, सिन गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। मेथेनॉल की विशेषताओं की बात करें तो यह रंगहीन और काफ़ी वाष्पशील तरल है। इसमें हल्की मीठी तीखी गंध होती है। यह जल में पूरी तरीके से घुलनशील है। यह एक एंटी फ्रीज एजेंट है, यानी यह पानी को जमाने से रोकता भी है। इसका जो मुख्य उपयोग किया जाता है पेंट वर्निश, मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे बायोडिग्रेडेबल ऊर्जा संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथेनॉल का प्रभाव क्या है? मेथेनॉल की थोड़ी मात्रा का सेवन भी अंधेपन का कारण बन सकता है। इसकी अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। तो मेथेनॉल से रिलेटेड हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ कवर कर लिया है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको बताना है मेथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और फिर उनमें से कितने कथन सही हैं इसका आपको जवाब देना है। पहला कथन है इसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा उत्पादित किया जाता था। दूसरा कथन है इसका उपयोग बायोडिग्रेडेबल ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जा सकता है। तीसरा कथन है मेथेनॉल के सेवन से अंधापन हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर मेथेनॉल के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगली खबर है खान मंत्रालय के महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी के चौथे दौर की वार्ता शुरू हो गई है। यह नीलामी नई दिल्ली में आरंभ हुई है। चौथे दौर में 21 महत्वपूर्ण यानी जो क्रिटिकल खनिज होते हैं उनकी नीलामी की जाएगी। इनमें ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, फास्फोराइट, पोटास, निकिल, फास्फेट,
रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे अन्य खनिज शामिल हैं। अब महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कई बार प्रश्न यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया है, और जिस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके भी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं या इनमें से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण खनिज अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। इनका विश्व में बहुत कम उत्पादन होता है। इनके उत्पादन पर कुछ क्षेत्रों और देशों का ही वर्चस्व है, इसलिए इनकी आपूर्ति पर हमेशा संकट बना रहता है। तो जिस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो इन नई प्रौद्योगिकियों के निर्माण में महत्वपूर्ण खनिज एक आवश्यक तत्व होता है। चूँकि विश्व में इनका उत्पादन कम है और कुछ ही क्षेत्रों या देशों में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन किया जाता है, इसकी वजह से महत्वपूर्ण खनिजों की जो आपूर्ति है उस पर संकट हम देख सकते हैं, यानी सभी देशों को उनकी डिमांड के अनुसार महत्वपूर्ण खनिज की उपलब्धता नहीं हो पाती है। 2023 में खान मंत्रालय ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 30 क्रिटिकल खनिजों की सूची जारी की, जिसमें एंटीमनी, बेरिलियम, स्मिथ, कॉपर, गैलियम आदि शामिल है। अब महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व की बात करें तो आर्थिक समृद्धि में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोबाल्ट, निकिल, लिथियम जैसे खनिज दूरसंचार उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के निर्माण आदि के लिए जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने में ये उपयोगी हैं, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर, सौर पैनल, पवन टरबाइन जैसे हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने में भी इन महत्वपूर्ण खनिजों का महत्वपूर्ण रोल है। कोबाल्ट का उपयोग स्मार्ट बम, विमान और सटीक निर्देशित मिसाइलों के निर्माण जैसे अन्य सैन्य प्रौद्योगिकियों के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खनिज हैं, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। और ये याद रखिए, ये जो हमने महत्वपूर्ण खनिजों के एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल है। अब अगर महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो जैसे हमने बताया कि महत्वपूर्ण खनिज विश्व में कुछ क्षेत्र और बहुत कम ही देशों में इनका उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें तो लिथियम का अधिकांश उत्पादन, लिथियम त्रिकोण जिसे कहते हैं, ये 3 देश हैं, अर्जेंटीना, चिली और बोलोविया। तो लिथियम जो अधिकतर उत्पादित किया जाता है वो अर्जेंटीना, चिली और बोलोविया, ये लिथियम त्रिकोण कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंटल में स्थित तीनों देश हैं। भारत चांदी, कोबाल्ट जैसी धातुओं के लिए आयात पर निर्भर है और इनका आयात मुख्य रूप से चीन से किया जाता है। अब महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। आपको निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है और बताना है उपयुक्त खनिजों में से कितनों की पहचान भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में की गई है। जैसे हमने आपको ऊपर बताया ही था कि महत्वपूर्ण खनिजों से जो अधिकतर प्रश्न बनाए जाते हैं, आपको दे दिया जाता है खनिजों के नाम, फिर आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स है। तो यहाँ पर 4 मिनरल्स दिए गए हैं, एक है बेरिलियम, दूसरा है बिस्मिथ, तीसरा तांबा और चौथा है गैलियम। तो ये जो 4 मिनरल्स दिए गए हैं ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। अगली खबर संसद सदस्यों की शपथ से संबंधित है। नई लोकसभा का गठन हो चुका है, 18वीं लोकसभा का। तो नए सांसदों की शपथ से संबंधित इन दिनों आप अखबार की सुर्खियों में न्यूज़ देख रहे होंगे। तो देखेंगे कि शपथ से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। ज्ञातव्य है कि संसद में किसी विषय पर चर्चा करने और मतदान करने के लिए शपथ ली जाती है। हमने अपनी पिछली क्लासेज में प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा की थी। प्रोटेम स्पीकर जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह नवनिर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है। शपथ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखें तो संविधान का अनुच्छेद 99, याद रखिएगा इस आर्टिकल को, आर्टिकल 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेते हैं आर्टिकल 99 के तहत। शपथ के रूप में संविधान की तीसरी अनुसूची दी गई है। तो जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, इस बात को भी याद रखिए। यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना संसद में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसके लिए अनुच्छेद 104 में दंड का प्रावधान है। तो कोई संसद में सदस्य बिना शपथ लिए स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो अनुच्छेद 104 के तहत उसे दंड दिया जा सकता है। लेकिन इस नियम का अपवाद क्या है कि कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है, यानी संसद में वो सदस्य के रूप में नहीं, एक मंत्री के रूप में अवश्य बैठ सकता है। लेकिन वो कब तक रह सकता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया स्टेटमेंट बना के। तो याद रखिएगा कि वो जो मंत्री है वो 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है, हालांकि 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। शपथ अंग्रेजी में या संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में भी ली जा सकती है। तो इस तरीके के कथन स्टेटमेंट बना के दिए जाते हैं कि केवल संविधान में
अनुसूचित 22 भाषाओं में ही शपथ ली जा सकती है, तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि शपथ 22 संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी लिया जा सकता है। आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा जो है संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं की जो लिस्ट दी गई है उनमें शामिल नहीं है। हालांकि शपथ अंग्रेजी में और संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में भी ली जा सकती है। तो शपथ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। अगली खबर है सिंधु जल संधि समझौते से संबंधित। हाल ही में सिंधु जल संधि के तहत 2 जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने हेतु पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आए हैं। अब ये 2 जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? तो एक है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना और दूसरी है रतले जल विद्युत परियोजना। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किशन गंगा नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, और रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाव नदी पर स्थित है। इस रतले जल विद्युत परियोजना के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिए ये चिनाव नदी पर स्थित है। सिंधु जल संधि के बारे में देख लीजिए। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और इस संधि पर विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी। इस तथ्य को याद रखना, सिंधु जल संधि पर जो मध्यस्थता की गई थी वो विश्व बैंक द्वारा की गई थी। सिंधु नदी प्रणाली में 6 मुख्य नदियां शामिल हैं, जिनकी सहायक नदियां भी हैं, और इन नदियों का जो जल बंटवारा है उसी से संबंधित है सिंधु जल संधि। तो जो पूरब की तरफ जो नदियाँ हैं, पूर्वी नदियाँ, जिनमें शामिल हैं सतलज, व्यास और रावी। इस तरह आप देखते हैं सिंधु नदी ये राजस्थान से निकलती है और ऊपर जम्मू कश्मीर होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी जो पूरब की तरफ जो इसमें मिलने वाली नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी, इनका जल भारत को आवंटित किया गया था इस सिंधु जल संधि समझौते के तहत। और दूसरा जो पश्चिम की तरफ की जो नदियां हैं इसमें जो मिलती हैं, जिसमें शामिल है सिंधु, झेलम और चिनाव, इनका जल ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो 6 मुख्य नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज, इनमें से 3 नदियां सतलज, व्यास और रावी, इनका जल भारत को आवंटित किया गया था, और सिंधु, झेलम और चिनाव जो नदियां हैं इनका अधिकतर जल पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया था इस सिंधु जल संधि समझौते के तहत। भारत को सिंधु जल संधि 1960 के तहत कुछ प्रतिबंध के साथ झेलम और चिनाव नदियों की सहायक नदी पर पन बिजली इकाइयों का निर्माण करने की अनुमति मिली, और इसी अनुमति के तहत ही किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था, और इसी का निरीक्षण करने हेतु हाल ही में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया है। दोनों देशों के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना की डिजाइन संबंधी विशेषताओं को लेकर हालांकि असहमति है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक इनमें से किसी भी परियोजना को वित्त पोषित नहीं कर रहा है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये अब चर्चा में आ गया है फिर से, और पीछे भी यहाँ से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जब जब ये अखबार की सुर्खियों में होता है तब ये संभावना व्यक्त की जाती है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसी से रिलेटेड ये प्रश्न दिया गया है कि सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन दोनों कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहला कथन है इस संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी। दूसरा कथन है इस संधि के तहत पूर्वी नदियों यानी रावी, व्यास, सतलज का समस्त जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आप जानते हैं गलत है, क्योंकि रावी, व्यास और सतलज जो नदी हैं इनका जल सिंधु जल संधि के तहत भारत को आवंटित किया गया था, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान को किन नदियों का जल आवंटित किया गया था? तो झेलम, सिंधु और चिनाव नदी का अधिकतर जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि 1960 में ही सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और पाकिस्तान के द्वारा, और इसकी मध्यस्थता की गई थी विश्व बैंक के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही। अगली खबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्पक रॉकेट के लिए तीसरा और अंतिम पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX-3 पूरा किया है। इस प्रमोशन ने RLV की अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और विषम वायु परिस्थितियों में स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। आपके एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनेगा डायरेक्ट बनेगा कि हाल ही में पुष्पक रॉकेट किस यान के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। तो बस आपको इतना यहाँ से याद रखना है, RLV-LEX-3। क्या याद रखना है? RLV-LEX-3 प्रक्षेपण यान से पुष्पक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये न्यूज़ है पूरी, यहाँ आप इसे और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड दिया जाता है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। इस तरह जो भी आज की एग्ज़ाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी उनको हमने डिटेल में चर्चा कर ली और उनसे जुड़े हुए MCQ भी सॉल्व कर लिए। अब हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे और कल जो आपको प्रश्न दिया था उसका आंसर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ एक प्रश्न दिया गया है। हाल ही में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था और उसमें सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन पुरस्कार एक फिल्म ने जीता है। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, तो इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा द गोल्डन थ्रेड। इसे आप लोग याद रखिए। गोल्डन थ्रेड को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
के दौरान सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस समुद्र से होकर गुजरती है। हमने 2 दिन पहले नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी, तो आई होप आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ऑप्शन है बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है काला सागर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस समुद्र से होकर गुजरती है। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के संदर्भ में, जो इन दिनों अखबार की सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, बताना था कि इनमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट था, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमुख प्रशिक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया। दूसरा कथन था, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। तीसरा कथन था, इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद करते हैं। तो NTA के संदर्भ में तीनों ही कथन सही है। हमने डिटेल में आपको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया था, और लगभग अमूमन बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। कुछ एक बच्चों ने इसका उत्तर ऑप्शन बी केवल 2 बताया था, जो कि गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। सभी तीनों NTA के संदर्भ में जो भी ये 3 कथन दिए गए वो सही हैं सभी। तो इस तरीके से हमने आज की करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ लिया है। मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।